हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले कि सेक्टर होता क्या है, कि सेक्टर होता है कि क्लासीफाइंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेक्टर्स कितने टाइप का होता है। तो जो सेक्टर्स होता है वो डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और ओनरशिप पे। नेचर ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट। देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को सबसे पहले हम लोग प्राइमरी क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, फिर देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। ठीक है, बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बेस होता है दूसरे सेक्टर्स का। इसको एग्रीकल्चरल और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और शुगर केन और कॉटन इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में टर्न करता है। जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा शुगर क्लॉथ। अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर क्योंकि ये और अलग अलग सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टोरेज हो गया। तो यहाँ तक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ठीक है, बट उससे पहले देख लेते हैं कि थ्री सेक्टर्स जो कि अभी हमने पढ़ा उनको कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एक शुगर केन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोई भी इंडस्ट्री में पहुंचा जहां से वो शुगर बन करके बाहर आया। तो ये शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन जो था वो क्या था, सर्विस सेक्टर में। और जो शुगर प्रोड्यूस हुआ वो हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यानी कि दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड। फिर देखते हैं जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो उसका फाइनल गुड का वैल्यू बताता है। ठीक है, और इसी का सम हम लोग को क्या देता है, जीडीपी देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है। ठीक है, फिर देखते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो सेक्टर्स में हिस्ट्री में सबसे पहले देखा गया था कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले क्या हुआ था कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा था, फिर था टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में। अब देखा जाता है कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से प्राइमरी सेक्टर में बहुत गिरावट हो गई। और ऐसा क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर में इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो वो कुछ 5 राइजिंग इम्पोर्टेंस में देखेंगे कि 4 कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके वजह से इसमें यानी कि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। सबसे पहले कि ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेलीग्राफ पोस्ट, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एट्सेट्रा। फिर सेकंड कि ये एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी के कारण और ज़्यादा मैन्युफैक्चर के कारण स्टोरेज और ट्रेड वगैरह सबका बहुत ज़्यादा ही नीड हो गया, और जो कि कौन प्रोवाइड करता था, टर्शरी सेक्टर। इसीलिए टर्शरी सेक्टर बढ़ गया। और फिर देखते हैं कि जैसे कि इनकम लेवल बढ़ा तो बहुत सारा लोग बाहर जाकर के खाने लगे, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, ये सब होने लगा। तो इसके वजह से एक बढ़ा। फिर एक था कि कुछ न्यू सर्विसेज जैसे कि आईटी और सीटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों सेक्टर्स में भी कुछ न्यू सर्विसेज आने लगे, जिसके वजह से
एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। फिर सबसे ज़्यादा पीपल कहाँ एम्प्लॉयड है, तो सबसे ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में, सॉरी टर्शरी सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हो 71 और 64, तो मतलब पहले भी और अभी भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारी प्राइमरी सेक्टर में ही है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि जॉब मतलब क्या हुआ था, क्योंकि जॉब ज़्यादा नहीं थे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में हुआ। और भले ही प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जन एम्प्लॉयड थे, बट अंडर एम्प्लॉयड थे बहुत जन, क्योंकि कुछ जन ही एम्प्लॉयड थे, बाकी सब थे अंडर एम्प्लॉयड। मतलब कि अगर एक फील्ड है उसमें 3 जन का ही काम है, बट उसमें 5-6 जन हैं, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा जन हैं वो इन फील्ड में उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सब रहे तो भी उतना ही प्रॉफिट होगा और नहीं रहे तो भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये 3 जन हैं अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शंस और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ सेटअप प्लान कर सकते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर प्रमोट कर सकता है टूरिज़्म को, TOU होगा, ठीक है यहाँ पे, तो टूरिज़्म को प्रमोट कर सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है गवर्नमेंट। बट ये सब तो है केवल लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने MGNREA लॉन्च किया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में, और जिसका काम था कि वर्क प्रोवाइड करना 100 डेज़ के लिए, ठीक है। तो जिसमें 625 डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ हुआ था, और अगर गवर्नमेंट फेल कर जाती है वर्क इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहा था ये मनरेगा। फिर देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इससे मेनली एक ही क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंसिएशन करना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट्स बता देती हूँ मैं, कि ऑर्गेनाइज्ड की 5 पॉइंट बताऊँगी। पहले कि जॉब सिक्योरिटी होता है ऑर्गेनाइज में, और नो जॉब सिक्योरिटी होता है अनऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज में होता है पेड हॉलीडे, नो पेड हॉलीडे हियर। इधर ओ में लिखते हैं, एक सेकेंड, इधर ओ लिखते हैं और इधर यू लिखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी। पेड हॉलीडे, नो पेड हॉलीडे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, ठीक है। उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन, बैड वर्किंग कंडीशंस, एंड दे आर गिवन सम फैसिलिटीज़ एंड नो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, ओके। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स था डिफ्रेंसिएशन का। उसके बाद आते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि वर्कर्स को पता है ये सब, उसके बाद भी वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पहली, दूसरी कि उन्हें पता नहीं होता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को भर्ती कैसे किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर्स उनके आसपास ज़्यादा होती भी नहीं है। फिर देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो रूरल एरियाज़ में जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स और आर्टिशियंस, उनको गवर्नमेंट सीड दे करके, एग्रीकल्चरल इनपुट लोन दे करके, स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे करके उनको अनएम्प्लॉयमेंट से बचा सकते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने से भी। इन अर्बन एरियाज़ स्मॉल स्केल फार्मर्स, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर, गारमेंट मेकर्स, और फिर जो गवर्नमेंट इन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है रॉ मटेरियल मार्केटिंग, फिर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, लॉ पॉलिसीज़ वगैरह दे करके। और SC STs बहुत लार्ज मात्रा में होते हैं,
एज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसे भी ध्यान रख सकती है। फिर देखते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डिफ्रेंशिएशन देखने के लिए सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर्स जो होती है वो पब्लिक के गुड के लिए होती है और प्राइवेट सेक्टर जो होती है फॉर प्रॉफिट एंड पे होती है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल एक ले लो आप, रेलवे, ठीक है, और प्राइवेट का ले लो आप, टिस्को। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर का फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।